बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। नजर डालिए एसजीएक्स निफ्टी पर, जहां पर रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं एशियाई बाजारों की वजह से। हांगकांग जो 250 पॉइंट नीचे था, अब 125 पॉइंट, तो आधी रिकवरी हांगकांग में हुई है। हरे निशान में लौट चुके हैं ताइवान के बाजार, हरे निशान में लौट चुके हैं शंघाई के बाजार, साथ ही कोरिया भी ऊपर है। तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी और क्या बढ़िया रिकवरी है। 12 पॉइंट ही रह गया। पहले अब वो जो सवाल जो 50 पॉइंट नीचे पूछा था कि गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या वहीं पे बेचना चाहिए, अब मेरा सवाल बदल गया है। ये बताइए अगर यहीं खुले तो क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि क्या शानदार रिकवरी जैसा कि आप भी कह रहे हैं देखने को मिली है। अब क्या करना चाहिए मार्केट्स में? 8600 आज का डिसिसिव निर्णायक लेवल है। 8600 के ऊपर है, तेजी में है। 8600 के नीचे है, कमजोर है। बिल्कुल वही जो शुक्रवार की लैंग्वेज थी, कोई खास बदला नहीं। तो शुरुआती कारोबार में इंतजार करें कि 8600 के ऊपर टिक पाए तो 25 से 50 पॉइंट की तेजी और बनेगी, वहां पर बेचना चाहिए। तो मौका मिलेगा बेचने का अपने लेवल से। चलिए और एक बार देख लेते हैं डाउ फ्यूचर्स कहां संकेत दे रहा है। वहां पर भी देखें निचले स्तर से थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। बस ये और हरे निशान में आ जाए ना तो फिर क्या कहने हैं। अभी फिलहाल 34 अंक नीचे है, इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कोशिश कर रहा है हरे निशान में आने के लिए, सिर्फ 5 पॉइंट ही नीचे रह गया है। 8600 पर शुरुआत होगी, ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं। और नजर रहेगी फिर रुपए पर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। तो देखना होगा रुपया किस तरह से खुलता है। 66-70 ये था लेवल शुक्रवार का। 23 पैसे की मजबूती हुई है। एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग बात है कि चीन में युआन काफी कमजोर हुआ है, लगभग लाइफ टाइम लो के आसपास युआन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो युआन में कमजोरी हुई है। उस लिहाज से देखा जाए तो दूसरी करेंसी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं हमारी करेंसी में आज किस तरह के संकेत आते हुए दिखते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर प्री ओपनिंग सेशन में 35 अंक ऊपर आपको दिखेगा। अब 55 अंक ऊपर आपको दिखेगा सेंसेक्स और 35 अंक ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा। तो थोड़ी मजबूती के साथ शुरुआत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। क्या है मजबूत? बीपीसीएल 10% ऊपर दिख रहा है, एसबीआई 3% ऊपर नजर आएगा, टीसीएस 4% ऊपर नजर आएगा। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो मजबूती की तरफ दिख रहे हैं। हीरो 2.5% नीचे है। नजर डालेंगे रुपए पर भी, देखते हैं वहां पर किस तरह की शुरुआत होती है। करेंसी मार्केट से भी अंदाजा लगेगा 66-70 के लेवल के सामने आज हम किस तरह से शुरुआत करते हैं। लेकिन इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में पहली टिक्स मजबूती के साथ आती दिख रही है। और पहली टिक रुपए पर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर आप देखते हैं 10 पैसे की कमजोरी के साथ 66-80 पर खुला है रुपया। तो थोड़ी सी कमजोरी जो शुक्रवार को हमने थोड़ी गेंस देखे थे, मजबूती देखे थे, वो थोड़ा कम होते हुए आपको नजर आ रही है। ये इस वक्त का रुझान आपके लिए। स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर राय ली जाए। एनआईटी टेक, गौरव आपसे राय लेना चाहता हूं। शुक्रवार को बेहद मजबूत था नतीजों के पहले, और बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए वो भी अच्छे ही दिख रहे हैं, खराब तो नहीं है बिल्कुल भी किसी लिहाज से। उम्मीद के मुताबिक कहे जा सकते हैं। क्या ट्रेड होगा अब एनआईटी टेक में आपका? देखिए इसमें 450 के ऊपर अगर आता है तभी इसमें अच्छा ट्रेड है। अगर आप देखेंगे काफी अनवाइंडिंग बार बार आती है। क्लियर ट्रेड है कि 440-445 जोन पे अनवाइंडिंग दिखती है। 410 के करीब में बाइंग दिख रही है। तो 450 अगर क्रॉस होता है तो मेरे हिसाब से 445 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको ये 465 तक के लेवल्स एक या दो दिन में दिखा सकते हैं। ओके, तो रखिएगा नजर एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर, डीसीबी के ऊपर भी रखिए नजर। इसके नतीजे भी आए हैं शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद। 2.25% मजबूती के साथ डीसीबी का शेयर इस समय ट्रेड खुल रहा है, संकेत मिल रहा है। चार्ट्स पर कैसा लगता है बागले साहब आपको? वीकली चार्ट्स पे ऊपर में थोड़ी सी रेजिस्टेंस है जो कि 128, 130। तो जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे मुझे स्ट्रेंथ नहीं लगती है। 115 ऑन द डाउन साइड, 115, 110, 125, 130 ये रेंज में मुझे सम टाइम स्पेंड करते हुए दिखता है। ओके, तो डीसीबी बैंक में थोड़ा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। ग्रेन्यूल्स एक और स्टॉक है। श्रीकांत, इसके चार्ट्स देखकर बताएं कि इनकी खबरें आई थी कि हैदराबाद के इनके प्लांट को जो यूएस एफडीए ने वहां पर जांच की थी, जांच में कहीं कोई कुछ खास ऐसा निकल कर आया नहीं है, कंपनी ये कह रही। क्या ग्रेन्यूल्स चल सकता है, खरीदना चाहिए इसे? देखिए मुझे लगता है कि ग्रेन्यूल्स में भी ओवरऑल एक ट्रायंगल सा फॉर्मेशन बना हुआ है। इसके अगर आप अक्टूबर 2015 से अगर चार्ट को देखते हो तो उसने अपने एक हाईएस्ट हाई 160 को छुआ था, उसके बाद ये क्रैश हो गया था, 100 रुपए के करीब गया था।
उसके बाद वापस हम लोगों ने एक अच्छी बढ़त देखी थी 150 रुपए तक की, लेकिन हमने एक वापस एक हायर बॉटम बनते हुए दिखा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो नेट नेट मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो कंसोलिडेशन में है, ट्रायंगल फॉर्मेशन में है, करंट लेवल से काफी अच्छी एक रिकवरी बनाई हुई है। तो पॉसिबल है कि हम 130 से 135 के लेवल्स को आने वाले कुछ दिन में देख सकते हैं। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये पॉजिटिवली डाइवर्स कर रहा है, तो करंट लेवल से अगर किसी को लॉन्ग भी करना हो तो ग्रैन्युअल्स हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। ग्रैन्युअल्स में यहाँ पर तेजी की पोजीशन 4% ऊपर खुल रहा है, तो ये बड़ी खबर है लगता है। तो देखना होगा सर, बिल्कुल देखें आपने नतीजे। इनफैक्ट ये कवर तो हम करते नहीं, लेकिन डेफिनेटली ये न्यूज पॉजिटिव है। ओके, तो ग्रेन्यूल्स के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। एक्चुअली यूएसएफडी जिस प्लांट का इंस्पेक्शन करे कुछ अगर नोट ना दे बना करके वही दिक्कत है, तो वो एक रिलीफ बड़ी है आजकल। चलिए, तो ये रिलीफ मिलती है। देखिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपके लिए आज ट्रेडिंग के मौके देख लेते हैं। आज 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 के मैच में कौन से 20 बेहतरीन आइडियाज आपके लिए, एक अपडेट। नजर डालते हैं किस तरीके से मेरी टीम सामने निकल के आई है। खरीदारी पूरा फोकस है गेल गैसप्रोम के साथ गैस प्राइस रिवाइज हो रहा है, तो उस पर अच्छी खबर है। एसआर शिपिंग, एसआर ग्रुप की कंपनी है, वैल्यूएशन रिच होंगे यहाँ पे। डीएलएफ का जो रेंटल बिजनेस है वो बेचने की तैयारी है, 2 नाम फाइनल हो गए। एसबीआई 5% स्टेक इंश्योरेंस कंपनी बेचने की मंजूरी दी, वो फायदा है। एपटेक के 19 तारीख को बड़े ऐलान की उम्मीद है, इसलिए खरीदारी करें। सोना कोयो, जिस तरीके से ऑटो में ड्रीम रन चल रहा है मारुति की वजह से, तो इसलिए सेलेक्टर स्टॉक पे यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए। जीएनएफसी ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की रिक्वेस्ट करी है और वो मान ली गई है, तो यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव है। स्टील स्ट्रिप्स बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं वीकेंड में, वो एक पॉजिटिव खबर होगी। रिलायंस डिफेंस सेक्टर हाईलाइटेड है, रसिया के साथ जो ब्रिक्स की पूरी डील हुई है उसके मद्देनजर इसमें खरीदारी की सलाह होगी। और मार्क इलेक्ट्रॉनिक्स फेस्टिवल थीम पे स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा, इसलिए यहाँ पे भी खरीदारी करें। मेरी टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल किया गया है। शुरुआत एमटीएनएल के साथ सरकारी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं आज, और सरकारी कंपनियों की हालत देखिए, सेहत जो है वो सुधरती हुई दिख रही है। मैक्सवेल में भी तेजी देखने को मिलेगी, जब कोई भी चेंज ऑफ सीजन होता है तब इनकी डिमांड प्रोडक्ट्स की बढ़ती है, उस पर रखिएगा नजर। चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। रॉसनेफ्ट और एसआर डील के चलते ये पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा और इस बार नतीजे अच्छे आएंगे। बॉम्बे डाइंग को फेस्टिवल सीजन से मिलेगा फायदा, और ब्रिक्स समिट में रशिया के साथ जो करार किए गए हैं वो इस सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं, और वालचंद नगर मेरी टीम में शामिल है। डेक्कन गोल्ड माइन आज का मिस्टर डिपेंडेबल शेयर है, और सिरेमिक शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। इस बार नतीजे अच्छे आ सकते हैं, रखिएगा नजर निटको टाइल्स के ऊपर और मुरुदेश्वर सिरेमिक्स के ऊपर। मुक्ता आर्ट को भी मेरी टीम में शामिल किया गया है, और आखिरी में डेल्टा कॉप पर जरूर रखिएगा नजर। ये शेयर लगातार 52 वीक्स हाईज लगा रहा है हर हफ्ते, और इस हफ्ते भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। नीरज की टीम में मैं जो स्टॉक्स देख रहा था, एक तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर नजर थी। रिलायंस डिफेंस देखिए अब 3% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। वालचंद नगर 2% मजबूती के साथ खुलेगा। इस सेक्टर के लिए अविनाश जी खबरें तो काफी पॉजिटिव आ रही हैं। बताइए आपको कौन सा स्टॉक यहां पर सबसे अच्छा लगता है? ब्रिक्स की जो समिट हुई गोवा में, उसमें इंडिया और रशिया के बीच में जिस तरह से डिफेंस करार हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे यूएस के साथ भारत ने काफी सारे समझौते करे हैं। इनफैक्ट यूएस ने तो भारत को एक प्रेफर्ड डिफेंस ट्रेड करने के लिए एक ख्याति भी दी है। ये बताइए इस सेक्टर पर आपको क्या व्यू बन रहा है? नहीं, डेफिनेटली हेमंत पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सुना है कि नॉट ओनली यूएस बट रशिया के साथ भी इंडिया जो करार करेगी डिफेंस को लेके, बहुत इन्वेस्टमेंट रशिया से आने वाला है, और ये डेफिनेटली इंडियन कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद बात रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को भी इन डील्स में फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैं समझता हूँ नजर रखनी चाहिए। ये ऐसा शेयर है जो ऑलरेडी एक अच्छी ऑर्डर बुक कमांड करता है, प्लस सरकारी कंपनी है, तो हमको लग रहा है जो पहली राउंड होगी वहां पे सरकारी कंपनीज को फायदा पहले मिलेगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कुड बी अ गुड चॉइस। ये डेफिनेटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक होगा। ओके, बाय ऑन डिक्लाइन के लिए एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। एक और स्टॉक यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर, इसके चार्ट पर श्रीकांत आपसे राय लेना चाहता हूँ। खबरें आ रही कि सिंगापुर में ये एक कोई लिस्टिंग वगैरह ये करवाना चाहते हैं, उसके लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए इन्होंने मांग की है। फोर्टिस के चार्ट कुछ मजबूत है क्या, खरीदारी करनी चाहिए? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आया हुआ था। इसमें काफी
जो बीच में न्यूज फ्लो चल रहा था, उसके बाद जो एक डीमर्ज हुआ था, उसके बाद भी स्टॉक ने इतना कुछ ओवर एंड अबाव कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हो, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो, तो 190 और 150 के रेंज के अंदर इसने काफी अच्छा एक वक्त गुजरा है। और अगर ये कोई न्यूज फ्लो अगर शायद वापस अगर आता है इसमें, और वो अगर पॉजिटिवली अगर क्लिक हो जाता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 250 या 350 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि ये एक अपनी जो ओवरऑल कंसोलिडेशन के अपर रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो समाव मुझे लगता है कि यहाँ से अगर किसी का अगर मध्यम अवधि का अगर नजरिया हो, तो डेफिनेटली करंट लेवल से लॉन्ग करके चलना चाहिए। करंट लेवल्स 170 के आसपास के हैं, मुझे लगता है कि 170-160 के रेंज में हमें इसे बाय करके चलना चाहिए। टारगेट्स रखेंगे हम 190 के, और अगर ब्रेकआउट हो जाए तो शायद 250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर रखिएगा। गेल पर भी यहाँ पर जो खबरें आई हैं कि रशिया के गैज़प्रॉम के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, और दरअसल गैज़प्रॉम से इन्होंने करार किया था 2012 में 20 साल तक के लिए एलएनजी खरीदने का, और अब इनको शायद नेगोशिएशंस के बाद सस्ती एलएनजी मिले। इसी तरह का एक करार इन्होंने रासगैस के साथ भी किया था, जिसको इन्होंने रीनेगोशिएट किया था, और मुझे याद है ब्रोकरेज हाउसेस को काफी एक डील पसंद आई थी। तो गेल पर रखिएगा नजर। क्या गौरव, इसके पोजीशंस किस तरह की बनी हुई है? पिछले हफ्ते भी ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, क्या और ऊपर जा सकता है? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें काफी एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस बनी है और कंसिस्टेंटली इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनते जा रही है। इसमें अनवाइंडिंग के कोई भी असर दिख नहीं रहे। अगर थोड़ी भी डिप्स अगर आती है, 5-6 रुपए की अगर आती है, तो मेरे सबसे अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बन जाएगी 420-422 के अराउंड पे। अच्छे ऐसे लॉन्ग पोजीशंस ऑप्शन में भी काफी बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बार 440-445 आपको ये लेवल्स दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। 415 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं, लेकिन डिप्स अगर आता है तो आपका जो रिस्क है वो काफी अच्छा फेवर में आ जाएगा। ओके, तो ये राय आपके लिए गेल पर तेजी की पोजीशन बनाने में कोई हर्ट नहीं। यहाँ पर अब भी मौका आपके लिए साफ तौर पर है। डीएलएफ एक और स्टॉक है जहां पर शायद एक्शन होता हुआ दिखे। गौरव, इस पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि खबरें आ रही कि इनके रेंटल कारोबार में स्टेक बेचने की खबरें काफी लंबे समय से चल रही है। आज फिर से आई है कि जीआईसी और ब्लैकस्टोन, दो बड़े नाम सामने आए। नाम तो बहुत बार सामने आ रहे हैं, होगा कभी ये देखने वाली बात है, लेकिन ब्लैकस्टोन के साथ होने की ज्यादा संभावना है। ब्लैकस्टोन वैसे अनाउंसमेंट होना बाकी है बस अभी, लेकिन पहले जो खबरें आई थी वो ये थी कि शॉर्टलिस्ट कर लिया है इस कंपनी ने, किसको बेचना है, बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब दो नाम है, दोनों नाम तो दमदार है। देखो जीआईसी ले तो भी जीआईसी मतलब हमारे हिंदुस्तान का जीआईसी नहीं है, वो मत समझिएगा। सिंगापुर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट आर्म है, वो जीआईसी है। और दूसरा ब्लैकस्टोन, जाना माना पी फंड है। तो दोनों ही नाम बड़े मजबूत है। 40% स्टेक बेचने की खबरें आ रही है, यानी 12,000 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के पास आ सकते हैं वो एसेट्स बेचकर। यानी 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन खाली ये रेंटल कारोबार का जो माना जा रहा है, ये बड़ी चीज होगी अगर ये ठीक। वैसे ये मामला है मतलब जैसा होना तो है, बस कब होगा ये, जैसा वो रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए था ना, टावर डील होगी जो शुक्रवार को हो गई फाइनली। अच्छा, तो अब पूछ लेते हैं यहाँ पर गौरव से, डीएलएफ खरीदेंगे क्या? देखिए, इसमें शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, मुझे लगता है 155-156 के लॉस को देखने मिल सकते हैं। अल्टीमेटली रेंज में ही अटका हुआ है। 160 के ऊपर इसमें थोड़ा अच्छा पिकअप होगा पेस में, लेकिन यहाँ से अगर कोई बाय करना चाहे, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो 148 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 155-156 आपको देखने मिल सकते हैं, वहां पर अटकने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ओके, लेकिन आज देखिए जो रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन अगर कहीं से देखा जाएगा तो वो बैंकिंग शेयरों से देखा जाएगा। और जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे, एसआर ऑयल ने जो डील करी है रॉसनेफ्ट के साथ, आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक में क्या मजबूत शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं। आज इवन एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये बताइए आप इस डील को किस तरह से देख रहे हैं? क्या बैंकिंग सेक्टर को में आज तेजी देखने को मिल सकती है, आपको लगता है इस डील के चलते? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स की बात करें तो डेफिनेटली बड़े बैंक जैसे एसबीआई है, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें आईसीआईसीआई बैंक, तो इन्होंने काफी पैसा लगाया था और इनका पैसा अगर वापस मिलता है तो हेमंत डेफिनेटली इनको नियर टर्म में तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा। मेरे ख्याल से ये डील का जो फ्रक्टिफिकेशन है और जो कैश फ्लो आने की एक्सपेक्टेशन है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017 है, तो इसका पूरा इम्पैक्ट आपको शायद 2017-18 के बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि ये डील काफी बड़ी है और डेफिनेटली इसमें से जो भी पैसा आएगा मेरे ख्याल से डेफिनेटली एनपीएस कम करने में काफी मदद बैंकों को मिलेगी। ये देखो हेमंत जी,
ये तो 30 पॉइंट ऊपर खुल रहा है निफ्टी, और सेंसेक्स सेंचुरी मारकर खुल रहा है। कहा है बैंक निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में है, तो ये एसआर की डील का सर। जी हाँ, अब देखिए हम शुरू में कह रहे थे कि ये डील तो बड़ी है, बिल्कुल बहुत, क्या ये बाजारों को सुधारेगी? जनरली देखिए ना, क्वांटम जो 30-35 हजार करोड़ एनपीए रिकवर इस माहौल में, जब 3000 नहीं होते 300 करोड़ करने में पसीना आ जाता है बैंक को, एक ही अकाउंट से अगर इतना एनपीए आता है, क्यों अविनाश क्या कहेंगे? बड़ी बात है। बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है, क्योंकि ये डील होने वाली थी लेकिन अभी हो चुकी है, तो डेफिनेटली ये विजिबिलिटी आती है। आप देखिए अगर ये ग्लोबल मार्केट्स सुधर जाएं तो फिर ये एफडीआई वाली खबर कितनी पॉजिटिव लगने लगती है। यही एफडीआई वाली खबर हमें घंटे भर पहले थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स का मूड अगर सुधरे तो फिर आप देखिए तेजी करने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। एक और खबर जो ये 40s वाली थी, जो हमने अभी बात करी, नजर डाली, देखिए ये भी खबर बड़ी है एक्चुअली, 5%, और ये स्टॉक ऐसा है जिसमें राकेश जी की हिस्सेदारी है। 40s में मेरे ख्याल से उन्होंने खरीदारी की, तो एक जबरदस्त रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इस पूरे ग्रुप की। ये स्टॉक भी नजर में रखना चाहिए, 5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। एक बार फटाफट में श्रीकांत से चार्ट्स पर राय ले लूं 40s के। श्रीकांत, ऊपर क्या लेवल से आया मैं? अनिल जी, वैसे 190 के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 40s के लिए, और 150-160 के करीब इसने काफी अच्छा एक लोअर बाउंड्री बना दी है। ओवरऑल जो इसमें जो ब्यूटी है फॉर्मेशन की वो ये है कि इसने काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन किया है, और उसका जो लास्ट फेज है वो अपर बाउंड्री के आसपास है, यानी कि इसमें अगर 190 के लेवल्स को अगर हम ब्रेकआउट के अंदाज में अगर देखते हैं, आई मीन टू से कि उसमें अगर वॉल्यूम भी अगर आ जाए तो हम डेफिनेटली इस स्टॉक को 250 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएंगे। ये 250 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और इसमें कुछ दिग्गज घरेलू ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कवरेज भी शुरू हुआ है, रिपोर्ट भी आई, तो ये स्टॉक एक्शन में रखिएगा। 40s के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है, स्टॉक मजबूत है। मवाना शुगर 3% मजबूत है। कुछ खबर यहां पर भी डीमर्जर को लेकर आई थी। उजास एनर्जी ये 3-3.5% मजबूत है। रिलायंस डिफेंस 2% मजबूत है। तो ये तमाम चलिए पहले ठीक आपकी स्क्रीन पर आती है, 125 अंक ऊपर खुला है सेंसेक्स, और 8600 के पार साफ तौर पर तेजी होती दिख रही है। 25 अंकों की मजबूती, क्या दमदार शुरुआत हुई है। मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1/4% की मजबूती, और बैंक निफ्टी इन सबसे ज्यादा मजबूत 0.5% तेजी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। काफी शानदार खरीदारी के साथ भारतीय बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। लीड कर रहे हैं बैंक्स। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% का इजाफा एसआर की डील होने के बाद इस स्टॉक पर आता हुआ दिख रहा है। एनटीपीसी 2% मजबूत खुला। एनटीपीसी में क्या हो रहा है अचानक, तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े अपग्रेड से ओके, तो अपग्रेड के दम पर एनटीपीसी भाग रहा है। इन्फोसिस 1.25% मजबूत, जो हम कह रहे थे कि आज इन्फोसिस बढ़ेगा, डीसीएस नीचे वही ट्रेड होता दिख रहा है। गेल मजबूत है, एक्सिस बैंक मजबूत है, और बिंदो बीपीसी लिए तमाम शेयर जो मजबूती के, लेकिन आज एकमात्र ड्राइव अच्छा तेजी से फिसले हैं बाजार। एक देखिए निफ्टी लाल निशान में आ गया और सेंसेक्स 20 अंक ऊपर है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख रही है। लेकिन दो ही स्टॉक है जो मजबूती दे रहे हैं बाजार को, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और थोड़ा इन्फोसिस। आइए कमजोर क्या है, कोटक बैंक कमजोर, रिलायंस कमजोर, ओके, टीसीएस कमजोर है, तो ये कुछ एक स्टॉक से कमजोर। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं। कोटक सबसे बड़ा लूजर 1.5% नीचे, सीएट 1% नीचे, भारतीय एयरटेल टाइटन में नुकसान। मजबूती ग्रेन्यूल्स में है 2.5% की, टीवी 18 में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, और एनटीपीसी मजबूत है, डीसीबी बैंक मजबूत है। लेकिन कुछ भी हो, इतने कमजोरी वाले माहौल, एसडीएक्स निफ्टी में जो कमजोरी थी, ये सब देखते हुए भी भारतीय बाजार 125 पॉइंट ऊपर खुल गए। अब भी हरे निशान में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो हेमंत के आते ही फिर से तेजी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और आप देखिए एसआर शिपिंग, देखिए एसआर ग्रुप का स्टॉक, एसआर ऑयल तो डीलिस्ट हो चुका है, एसआर शिपिंग में 10% की तेजी देखने को मिल रही है आज के दिन। फोर्टिस हेल्थ केयर जो आप कह रहे थे, आप देखिए 5% मजबूती के साथ खुला है। यहाँ पर अब कुछ एसेट्स के से रिलेटेड अगर कुछ खबरें आती हैं डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड, और आप कह रहे हैं कि सिंगापुर में लिस्टिंग की खबरें, तो वो पॉजिटिव हो सकती हैं। यहाँ पर इस शेयर में तेजी देखने की आ रही है। टेक्सरेल जैसे स्टॉक्स मजबूत होते हुए आज के दिन। लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा मजबूती आज बाजार में कौन सा स्टॉक दिखा रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई बैंक 3% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और अगर आप देखें बाजार में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला, निफ्टी को ऊपर ले जाने वाला अगर एक शेयर होगा तो वो आईसीआईसीआई बैंक होगा। और आज दरअसल रिलायंस अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है, इसीलिए बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से आज हम इसीलिए ही नहीं कारोबार अच्छा कर पा रहे हैं क्योंकि रिलायंस देखिए 0.5% नीचे है, बड़ा हैवी वेट है ये स्टॉक। और बैंक्स में आईसीआईसीआई के बाद एसबीआई में भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक ये सब मजबूत इसलिए हैं क्योंकि रॉसनेफ्ट
खरीद रहा है एसआर ऑयल को, और बैंक्स का कर्जा कुछ घट सकता है एसआर ग्रुप का, तो इसीलिए आप देखिए ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। क्रिसिल के नतीजे आए, नतीजों के बाद शेयर हरे निशान में। जय भारत के नतीजे आए, 2% नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरए ड्रग्स के नतीजे अच्छे आए, ये शेयर हरे निशान में आपको दिखना चाहिए। आरएस सॉफ्टवेयर के नतीजे कमजोर आए, ये शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो नतीजों के दम पर कुछ एक्शन देखा जा रहा है। एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज नतीजे इन लाइन आए, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है 3 क्वार्टर्स के खराब नंबर्स के बाद, और इसलिए बाजार देखिए इसको थम्स अप देता हुआ 1% की बढ़त। डीसीबी बैंक के नतीजे भी मार्केट की उम्मीद के मुताबिक आए, यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है, करीब 2% ऊपर। शानदार खरीदारी डीसीबी बैंक, और वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी है। टॉप गेनर तो नहीं लेकिन मजबूत है, और टॉप गेनर इन टर्म्स ओपन इंटरेस्ट में 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 7.5% ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बन रही है। अच्छा, ये नया खिलाड़ी है, पिछली सीरीज से, इसी सीरीज से वायदा कारोबार में शामिल हुआ है। 1.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट एक और स्टॉक में बढ़ रहा है, वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में देखिए 2.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो जिसका नतीजा आ गए और जिसके आने वाले हैं, दोनों में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता दिख रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है। कमजोरी की तरफ एक्शन दिख रहा है जी एंटरटेनमेंट में, लगातार तीसरा सेशन है जब ये स्टॉक लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब का शॉर्ट का आइडिया है आज का? अच्छा, वागले साहब का असर है। ठीक है, तो जी कमजोर वागले साहब की वजह से हो रहा है, ये एक संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। एनटीपीसी में एक अच्छी मजबूती, नतीजों के दम पर जो एक्शन है हेमंत, आरएस सॉफ्टवेयर 6.5% अब कमजोर हो गया है। नंबर बहुत कम हो रहा है, बहुत खराब नंबर। स्टील स्ट्रिप्स नंबर इतने बुरे नहीं थे, लेकिन 4.5 स्टॉक भागा हुआ है एक्चुअली, इसलिए 4.5% स्टील स्ट्रिप्स ये स्टॉक कमजोर हुआ है। क्रिसिल 1.5% नीचे है, ये नंबर्स के दम पर एक्शन। एनआईटी टेक मजबूती थोड़ी आगे बढ़ाता हुआ, और डीसीबी तो स्टार परफॉर्मर है ही, ये शुरुआती रुझान इस वक्त। सीएट भी कमजोर है। आप देखिए, गौरव बिस्सा कह रहे थे यहां पर बेचकर चलना चाहिए, एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, और प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलेगी तो शायद इस सेक्टर में पहले देखने को मिलेगी। इस सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले कुछ हफ्तों में। अपोलो टायर भी देखिए करीब 1% कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है। अनिल, आप कुछ स्पॉट कर रहे हैं? जो आप सीएट और अपोलो टायर्स जो आप पकड़ रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है। क्यों है? शंघाई में देखिए रबर का जो भाव है वो 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर पर आया है, और 37% एक महीने में बढ़ा है शंघाई रबर। और रबर की कीमतों से डायरेक्ट कोरिलेशन इनका, रबर के भले ही एंटी डंपिंग और वो सारे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में अगर इस तरह से तेजी से दाम बढ़ेंगे तो घरेलू लोग भी कहेंगे कि भाई दाम बढ़ाइए, बढ़ भी रहे हैं, पिछले दिनों में बढ़े भी। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है इन तमाम टायर कंपनियों के लिए। इस पर नजर रखिए, क्योंकि अभी अभी मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ कि 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर आ गया रबर का दाम। तो जो ये शेयरों में बड़ी तेजी हुई थी वो इसी तरह। अविनाश क्या कहेंगे, ये एक बड़ी वजह हो सकती है इनमें करेक्शन की, और स्टॉक सब जिसने खरीदे सबको पैसा बन रहा है, तो बेचेंगे ना? नहीं, थोड़ा बहुत तो बिकवाली का प्रेशर जरूर आएगा अनिल जी, क्योंकि रबर के प्राइसेस इतने शॉर्ट टाइम में अगर इतने स्पर्ट हो चुके हैं तो रबर का जो कॉस्ट का प्रोपोर्शन है वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में अगर यही प्राइस ट्रेंड रही तो मार्जिन पे फर्क आएगा, तो डेफिनेटली बिकवाली वैलिड है। एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ सीएट में, ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी अब पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनती हुई नजर आ रही है। तो एक राय वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए भी ली जाए, क्या शॉर्ट करने के लिए सही स्टॉक है आपके हिसाब से? गौरव क्या कहेंगे सीएट के लिए? जी, बेच सकते हैं। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, या अगर आपको 5 रुपए की उछाल अगर चाहिए रिस्क और बेटर करने के लिए तो आप वो यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक बार अच्छा प्रेशर देखने मिल सकता है। अभी शुरुआत हुई है यहाँ पे इसमें शॉर्ट्स बनने की, तो आपको एक अच्छा खासा इसमें यहाँ पे डाउन साइड देखने मिल सकता है। ये तो नजर रखिए। गौरव, जिनको अभी आप सुन रहे थे, इन्होंने ही कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले, मार्केट की ओपनिंग से पहले कहा था कि यहां पर बेचकर चलना चाहिए। तो जी एंटरटेनमेंट वागले साहब का टॉप शॉर्ट कैंडिडेट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और गौरव बिस्सा जी का टॉप शॉर्ट कैंडिडेट सीएट अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज के दिन। इसके अलावा फोर्टिस अनिल ने चुना था, बता रहे थे कि यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब आप देखिए 7% मजबूत हो चुका है। फोर्टिस के चार्ट्स देखकर बताइए। कुछ बड़े एचएनआईज इस स्टॉक में काफी एक्टिव थे पिछले कई दिनों से, और उनके टारगेट्स तो यहां से काफी ऊपर के थे। राकेश झुंझुनवाला जी ने भी यहां पर शेयर खरीदे थे। इस ग्रुप में बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं, इस तरह के संकेत पहले भी आ चुके हैं। क्या चार्ट्स पर भी कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है आपको? हेमंत, मुझे 195 तक की ट्रेडिंग व्यू बैठता है, जो कि अगले कुछ दिनों में आ सकता है। और अगर ये 195, 197 के ऊपर वीकली क्लोज देता है तो लगभग 220, 230 की एक मूव खुल जाएगी, जो अगले कुछ हफ्तों में आ सकती है। तो मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, तो यहाँ पर बड़ी तेजी की संभावना बनती दिख रही है। मुझे लग रहा है ये जो 250 रुपए का टारगेट
श्रीकांत बता रहे थे। आपने क्या बताया सर? थोड़ा 195 का शॉर्ट टर्म मेरे को दिवाली के आसपास तक का टारगेट 220-230 तक आ सकता लग रहा है। 220-230 हो जाएगा लग रहा है इसमें। रिपोर्ट्स ही आई भी थी अनिल की मोतीलाल ओसवाल की तरफ से उनका कुछ कवरेज उन्होंने शुरू किया, इनिशिएटिंग कवरेज उनकी तरफ से निकल कर आया है। और पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये कंपनी जो है वो अपने विदेशी कारोबार को बेचना चाहता है और डीलीवरेज करना चाहता है अपनी बैलेंस शीट को। और उसके बाद बीच में खबरें ये भी आई थी कि जो प्रमोटर्स हैं वो कामकाज में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस कारोबार को बेच देना चाहते हैं। और आपको याद है राधा स्वामी जी आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद वो वहां पर चले भी गए थे जब हमने बताया था। लेकिन उसके बाद ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी, तो वो वापस आए और वापस उन्होंने अपने बोर्ड पर कामकाज शुरू किया। लेकिन अब लगता है कि ये कंपनी जो है वो अपने कारोबार में जो बड़ा कर्ज है उसको घटाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। आज जो खबर मैं देख रहा हूं, शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिली है सिंगापुर एक्सचेंज में सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के लिए। आरएसटी हेल्थ ट्रस्ट ये 51% स्टेक, फोर्टिस हेल्थ केयर में ये लोग कुछ स्टेक ट्रांजैक्शन का एक ये खबर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड खबर है। सीसीपीएस यानी कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर की से रिलेटेड, तो खबरें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन लग रहा है जिस तरह से कि खबरें बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है स्टॉक पे। देखिए बड़ा कोई ब्रेकआउट आ रहा है क्या? वागले साहब आपके बात करते करते भाग रहा है शेयर। क्या अब अगर अभी यहाँ खरीदना हो तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट होगी? अगर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है तो 180 का स्टॉप लॉस होगा और 195 का टारगेट होगा, जो मुझे लगता है 2 या 3 दिन में आ सकता है। 5 रुपए स्टॉप लॉस, 10 रुपए टारगेट। अगर आप कुछ हफ्तों के व्यू से लेते हैं दिवाली तक का, तो स्टॉप लॉस में भी 170 का होगा और टारगेट 230 का हो सकता है। चलिए, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। बीच में खबरें ये भी आई थी कि इसके डायग्नोस्टिक कारोबार को अलग करके लिस्ट कराने की बातें भी हैं। तो खबरें तो काफी हैं देखिए इस ग्रुप में, और स्टॉक में आज एक्शन भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बात करते करते लीजिए 9.5-10% की तेजी यहां पर देखी जा रही है, तो इस शेयर पर रखिएगा नजर। और दूसरा स्टॉक जो मेरे डर पर है वो तो आईसीआईसीआई बैंक की है। पूछता हूं श्रीकांत से, कैसा लगता है? 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। देखिए बाजार जो भी कुछ आज मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है वो इस शेयर के दम पर है। क्या ये शेयर और ऊपर जा सकता है या जितनी तेजी होनी थी हो चुकी है? श्रीकांत, चार्ट कैसे लगते हैं? आईसीआईसीआई बैंक वैसे अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट तो पहले ही हो चुका है, और उसमें जो एक अच्छी खासी बढ़त आई थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ के पीछे, उसके बाद इसने जो एक करेक्शन दिया था, मुझे लगता है करंट लेवल्स आर बेस्ट लेवल्स टू बाय। यहाँ पे एक बाय करके अगर आप यहाँ से एक मीडियम टर्म का व्यू रखते हो कम से कम 1 से 2 महीने का, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके जो ओवरऑल फॉर्मेशंस है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई को 275-278 को क्रॉस कर सकता है। जो स्टॉप लॉस लेवल्स है वो काफी नजदीक के हैं, 240 के 242 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, और टारगेट्स हम शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे 260 के। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर टारगेट 260 के रख सकते हैं, यानी कि अभी भी तेजी हो सकती है। एक और स्टॉक बड़े दिनों बाद फिर से एक्शन में आया है, हेमंत लेके आऊं आपके सामने? बिल्कुल, और ये है कॉक्स एंड किंग्स। हेमंत भी छुट्टियां बिताकर आए हैं, छुट्टियों वाले माहौल में कॉक्स एंड किंग्स में आज बड़ा सौदा होता दिख रहा है। देखिए ये ट्रेड हुआ है बीएसई पर ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे। 1.25% हिस्सेदारी बदली, ये तो बड़ी हिस्सेदारी लगातार बदलती हुई दिख रही है। 1.25% हिस्सेदारी बदली है, और ये बदली है लगभग कितना, 218 पे, 218 रुपए 60 पैसे पे, और 16 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, तो बड़ा ट्रेड हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा ट्रेड कहा जाएगा। 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी बदलना। और अब देखिए ये ग्रुप भी अपना रिस्ट्रक्चर कर रहा है, कर्ज को घटाने की कोशिश कर रहा है। तो जो कंपनियां डीलीवरेज कर रही हैं अपनी बैलेंस शीट्स को, उनमें क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआर की डील हुई और उसके बाद अब सबकी नजरें हैं बाकी ग्रुप कंपनियों पर जो कोशिश कर रही है कर्ज को घटाने के लिए सीरियसली। अविनाश, खरीदेंगे आप कॉक्स एंड किंग्स? नहीं, एक्चुअली अगर हम करेंसी का फैक्टर प्ले आउट करेंगे अनिल जी, तो डेफिनेटली इसका फायदा कॉक्स एंड किंग जैसी कंपनीज को आएगा। और रियली हमको लग रहा है कि ये जो क्वार्टर होता है अक्टूबर टू दिसंबर प्लस जनवरी का क्वार्टर, यहाँ पे नॉर्मली हम पिकअप सीजन देखते हैं हॉलीडेज के लिए, तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए तो वैल्यू है। बट क्लियरली शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से अगर कोई न्यूज फ्लो आता है या कोई इवेंट होता है तो डेफिनेटली इसमें और बढ़त होगी, लेकिन 6 to 12 मंथ्स के लिए व्यू पॉजिटिव रहेगा। 6 से 12 महीने के लिए व्यू पॉजिटिव। और साफ तौर पर देखिए जिस तरह से पाउंड
पाउंड में गिरावट देखने को मिली है। तो यूरोप घूमने के लिए जो लोग लाइन लगाकर घूमने जा रहे हैं उसका फायदा भी इसको मिला। और कंपनी ने खुद ये कहा है कि इस समय सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी जो उनको देखने को मिल रही है वो यूरोप में देखने को मिल रही है। अभी ऐसा माहौल है अमन, छुट्टियों में आप कहीं भी जाओ हिंदुस्तान के बाहर 50% से ज्यादा आपको इंडियन मिलेंगे घूमते हुए। तो एक तो पैसा भी हिंदुस्तानी के पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ जिस तरह से है, और दूसरा ये कि करेंसी सस्ती हो गई है बाहर की। देखिए भारत के लोग वैल्यू ढूंढते हैं चाहे वो शॉपिंग में क्यों ना हो। और जो ये सब ईस्ट यूरोप के जितने कंट्रीज हैं ना जिनकी सबकी हालतें खराब है वहीं पर सबसे ज्यादा घूमने जा रहे हैं। जो सस्ता मिले वहाँ पहले घूम लो। हाल ही में वो क्या है कुछ बताना चाहेंगे? बस समझ जाइए जहां पर आपको करेंसी के गेन्स मिल रहे हैं वहां घूम फिर के आइए। फिलहाल कॉक्स एंड किंग्स एक्चुअली ये भी आइडिया ठीक है कि अच्छे शेयर खरीद लो, पैसा बनाओ और घूम फिर के आओ। बिल्कुल। चलिए एक और स्टॉक है हेमंत, यहाँ पर एक मिनट एक दो बड़े ट्रेड और हुए हैं वो मैं फटाफट बताना चाहता हूँ। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, यहाँ पर देखिए जरा, आईबुल हाउसिंग में दो बड़े ट्रेड हुए हैं। एक हुआ है 4.5 लाख शेयर का और एक 1.25 लाख शेयर का। 847 रुपए के 46-47 रुपए की रेंज में दो बड़े ट्रेड हुए हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर एक एक्शन होता दिखा, एक बड़ा एक्शन नजर आ रहा है। जीवी का पावर वही माय गॉड, यहाँ पे भी बड़ा एक्शन हुआ है। 3.5-4% हिस्सेदारी बदली। 5,71,35,461। जी हाँ, 5 करोड़ 71 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है जीवी के पावर में। बहुत बड़ा वॉल्यूम है जीवी के पावर के लिए। 3.5-4% की हिस्सेदारी जीवी के पावर में बदलती हुई दिखे, तो ये एक बड़ा ट्रेड साफ तौर पर दिख रहा है। कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है जीवी के पावर में, इतनी बड़ी हिस्सेदारी। 6.5 रुपए में कोई, मतलब जो खरीद रहा है 6.5 रुपए में उसको ये पता है कि मेरी रिस्क 6.5 रुपए से ज्यादा की नहीं है। अविनाश क्या कहेंगे आप, क्या जीवी के पावर आप खरीदेंगे 6.5 में? नहीं, इनफैक्ट होने के लिए क्या है इसमें? मुझे लग रहा है खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इनका जो एसेट बेस है, अगर मुंबई का टर्मिनल T2 देखे या बैंगलोर एयरपोर्ट देखे प्लस पावर प्रोजेक्ट्स देखे तो इनकी एसेट बेस बहुत ही स्ट्रांग है। और माना जा रहा है कि एयरपोर्ट बिजनेस को ये हाइव ऑफ करेंगे। और जिस प्रकार का मार्केट कैप है हेमंत, ये करीबन 1000 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है, जबकि क्लियरली अगर हम इनकी एसेट वैल्यूएशन देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो लॉन्गर टर्म से डेफिनेटली अगर ये डील फ्रक्टिफाई होती है और यहाँ पे अगर कोई टर्न अराउंड दिखता है तो डेफिनेटली इसमें ये जो लेवल है प्राइस का, मेरे ख्याल से इससे डेफिनेटली परसेंटेज टर्म्स में तो आपको अच्छा खासा मुनाफा बन सकता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा शेयर है जहां पे अगर रियली बिजनेस टर्न अराउंड होता है तो अपसाइड के लिए काफी जगह है। ऑलराइट, चलिए तो रखिए नजर। आज सिंगल 10 रुपए से नीचे वाले शेयर है ना जो वो देखिए काफी एक्टिव हैं। जीवी के पावर जिसके बारे में हम जनरली रोज बात नहीं करते, वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान मोटर 8.25 रुपए का स्टॉक देखिए, ये 12% मजबूत है। डिजैम जो 15 रुपए का स्टॉक है। तो छोटे मझोले शेयरों में आज ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ऐसे स्टॉक जिनकी हम जनरली रोज बात नहीं करते वो आज एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मिड कैप के बाद स्मॉल कैप नंबर देखिए, तेजी होगी तो सब जगह होगी, ये तो बात सही है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो डीसीबी बैंक है। 2.5% की मजबूती और ओपन इंटरेस्ट देखिए 16%। लेकिन मैं ओपन इंटरेस्ट 16% से ज्यादा इतना ठीक है, क्योंकि इसी सीरीज में शुरू हुआ है ना, इसलिए बेस लो है, ये समझ में आ रहा है, इसलिए ओपन इंटरेस्ट आपको ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये एक अच्छा ट्रेड है। DHFL आज नतीजे आने वाले, ये स्टॉक लाइए जरा। नतीजे के पहले कौन खरीद रहा है? यहाँ पर 3.5% की ओपन इंटरेस्ट में बढ़कर 1.5% दिन के हाई पॉइंट में 5 लाख शेयर जुड़े हैं। इसका मतलब हमें लगता है लोगों को पता है कि अच्छे नंबर्स आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छे नंबर्स पेश करेंगे इस बार। तो आज और DHFL दो आज हैं। तो DHFL गौरव खरीदेंगे आप वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? जी बिल्कुल, ओपनिंग में हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह भी दी है कि फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं। अभी 303-304 चल रहा था, तो आप यहाँ पे अगर चाहे तो बाय कर सकते हैं। 303 का या 302 का स्टॉप लॉस होगा। जो ब्रेकआउट है, जो काइंड ऑफ लॉन्ग पोर्शंस बने, मुझे लगता है आपको इरिस्पेक्टिव, मुझे नहीं पता है नतीजे कैसे होंगे, लेकिन जो डेटा है उस हिसाब से एक बार आपको ये 315-320 दिखा सकते हैं। चलिए तो 315-320 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज स्टेक शेयर पर रखिएगा नजर, लेकिन नजर तो आपकी होनी चाहिए साफ तौर पर छोटे मझौले शेयरों पर ही। जीवी के पावर आप देखिए 16.5% का उछाल दिखा रहा है। तो जब हमने इसको पकड़ा था, जब आपने इसके बारे में बात करनी शुरू की थी, तो 5-6% ऊपर था और अब आप देखिए 16% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त। एक्चुअली वही बात हुई है कि छोटे प्राइस के स्टॉक में जब बड़ी साइज की ब्लॉक डील कितना
5,71,00,000 शेयर, भले देखिए भाव कम है, ठीक बात है, लेकिन 3.5% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर हाथ बदले तो फिर खबर तो है। इस लेवल पर अगर इसका मतलब कोई तो अब देखना होगा ये बेचा किसने है, खरीदा किसने है, वो आज शाम तक डेटा हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन हिस्सेदारी तो बड़ी बदली है। 6.30 पर ट्रेड हुआ है, 7.40 17% नहीं तो सर्किट मारने की तैयारी में लग रहा है स्टॉक। चार्ट देखिए जरा, 7 रुपए वाले स्टॉक के भी चार्ट जब तक भाव बताएंगे तब तक शायद सर्किट लग ही ना जाए। पूछा जाए चार्ट भी। एक्चुअली आपने जब बताया तभी 1 रुपए स्टॉप लॉस 3-3.5 रुपए का टारगेट ट्रेड बैठ रहा था, अभी वो तो आपको तभी बोलना चाहिए, बोल देते बता दिया करिए जब आप लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी क्या होगा, स्टॉप लॉस 2 रुपए होगा, टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे हो गया क्योंकि भागा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, कुछ और ट्रेड देखेंगे जब वागले साहब बताएंगे तो वहां पर नजर रखेंगे कि क्या करना चाहिए इस वक्त। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की हम बात कर रहे थे तब 3% का इजाफा था, अब आप देखिए 4.5% मजबूत है। और गौरव आप कह रहे थे, श्रीकांत आप कह रहे थे कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, आप देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और अब आईसीआईसीआई बैंक के अलावा एक्सिस बैंक भी मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइए क्या वो तेजी आपको एक्सिस बैंक में भी होती हुई नजर आ रही है श्रीकांत, क्योंकि एक्सिस बैंक भी एक ऐसा बैंक है जिसने एसआर ग्रुप को कर्ज दे रखा था। तो आपको बता दूं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन 3 संस्थानों ने इस ग्रुप को कर्ज दिया था। तो आईसीआईसीआई में इतनी तेजी के बाद क्या एक्सिस बैंक में और तेजी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि एक्सिस बैंक में भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक जो उसकी एक एक्टिविटी हुई थी 640 या 650 के लेवल्स को छूने के बाद उसमें जो एक करेक्शन देखा था, कुछ 160 का जो भी स्टेक सेल की एक जो न्यूज आई थी जो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, उसके बेसिस में इसमें काफी अच्छा एक करेक्शन देखा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये न्यूज के बाद और जो करंट लेवल्स है ये काफी एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 500 के नीचे ट्रेड करते हुए नजर आएगा आने वाले कुछ महीनों में, और करंट लेवल 520 या 530 के करीब है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। हम करंट लेवल से हमारे क्लाइंट्स को भी ये मध्यम अवधि के नजरिए से लेने की राय दे रहे हैं। करंट लेवल से 530 के लेवल से मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, वापस ये 660 या 670 के लेवल्स को आने वाले कुछ महीनों में यकीनन क्रॉस करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये वापस 580 या 590 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। ओके, तो ये रहा एक्सिस बैंक और वक्त है आप सभी से विदा लेने का। अविनाश, संदीप वागले और साथ ही गौरव बिस्सा, श्रीकांत चौहान, शुक्रिया पहला सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टार परफॉर्मर बैंक निफ्टी 0.5% की शानदार मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर यही एकमात्र स्पेस है जो बेहद मजबूत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पीएलएस म्यूचुअल फंड के इक्विटी हेड अमित निगम से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। निफ्टी को भले ही डायरेक्शन की तलाश हो, लेकिन सेंसेक्स 55 अंक ऊपर है और इन सबसे ज्यादा डायरेक्शन साफ दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी पर। 2.5% की मजबूती अब हो चुकी है 100 पॉइंट ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी में एक खास बात मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ये कि बैंक निफ्टी में प्रीमियम में तेजी से गिरावट आई है, क्योंकि शुक्रवार को मैंने देखा था 66 पॉइंट की प्रीमियम थी, गुरुवार को 73 पॉइंट की प्रीमियम थी। गुरुवार को तो चलिए समझ में आता है कि वीकली एक्सपायरी थी तो प्रीमियम कम हुई, शुक्रवार को 66 पॉइंट की प्रीमियम। और अब देखिए बैंक निफ्टी में प्रीमियम घटकर इस वक्त रह गई है महज 25 अंकों की। इनफैक्ट बीच में तो अभी 15 अंकों के आसपास की ही प्रीमियम थी, यानी कि प्रीमियम में थोड़ी कमी आती दिख रही है। बैंक निफ्टी देखिए कैश में स्पोर्ट। अच्छा, उन लोगों के लिए बताइए जिनको ये सब कॉम्प्लेक्स चीजें समझ में नहीं आती, आसान भाषा में प्रीमियम घटने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो तेजी, देखिए प्रीमियम और मूवमेंट दोनों साथ मिला के देखिए, बैंक निफ्टी ऊपर है, प्रीमियम कम हो रही है। इसका मतलब ये कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं, फंसे हुए हैं, वो बैंक निफ्टी में अपनी तेजी की पोजीशन कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। चलिए तो नजर रखिए बैंक निफ्टी पर। लेकिन आज क्या जबरदस्त मूव दिखाया है आईसीआईसीआई बैंक, 0.5% की मजबूती दिखा रहा है। एक्सिस बैंक 2.25% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इवन एसबीआई अब दिन के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एसआर की डील ने साफ तौर पर कमाल किया है, यही कहना चाहिए। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं बाजार को पहले और उसके बाद इस डील को। अमित निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इक्विटी हेड है पीएलएस म्यूचुअल फंड के। सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू। मार्केट्स थोड़े से ग्लोबली मूड्स क्योंकि अच्छे नहीं है, असमंजस में है, लेकिन आपका व्यू भारतीय बाजारों पर क्या है ये बताएं सर सबसे पहले। हमारा व्यू भारतीय मार्केट पे काफी पॉजिटिव रहा है और हमें लगता है कि अभी भी पॉजिटिव रहेगा। उसका सबसे मूल कारण हमें जो लगता है कि एक तो हमारे देश की आबादी जो अब काफी 125 करोड़ जो लोग हम लोग बोलते हैं,
काफी यंग पॉपुलेशन वर्किंग एज के होते जा रहे हैं। आज उनके कंजम्पशन का पैटर्न, हम लोगों के पैटर्न, और मैं जब हम लोग बोलता हूं मैं अपने आप को काफी डिफरेंट जनरेशन का मानता हूं, बट आज की तारीख में जो कंजम्पशन पैटर्न है बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। आज लोग खर्चा करने से हिचकिचाते नहीं हैं। 70,000 का आईफोन आता है और लोग लाइन लगा के ले लेते हैं। तो इस तरह के जो पैटर्न्स हैं, प्लस द फैक्ट कि आज जो हमारा फाइनेंसिंग है वो काफी अवेलेबल है। पहले 30 से 40 उम्र के लोग घर खुद का खरीदने का सोचते भी नहीं थे, बट आज थैंक्स टू फाइनेंस वो अवेलेबल है, वो ऑप्शन और लोग इस्तेमाल भी करते हैं। सो हमारे देश में मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों में काफी ज्यादा कंजम्पशन होगा और उसके चलते हुए कॉर्पोरेट्स को काफी फायदा होगा, जिसका फायदा हम निवेशक उठा सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज। क्योंकि अगर हमने अच्छी कंपनियों में अच्छे समय पे इन्वेस्ट किया तो उनकी बढ़ोतरी से हमारी जो पूंजी है उसका भी बढ़ोतरी हमें दिखेगी। तो ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि हिंदुस्तान में बड़ा जबरदस्त कंजम्पशन बूम दिखा, लेकिन आज चूंकि सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बैंक शेयरों की आती दिख रही 5% हम देखे बैंक निफ्टी। अच्छा, टॉप 5 निफ्टी गेनर्स में 3 तो बैंक्स ही हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई, और ये तीनों इसलिए क्योंकि इन तीनों ने कर्ज दे रखा था एसआरओ को। एग्जैक्टली, तो कर्ज की रिकवरी जबरदस्त काम आती दिख रही है। जरा देखिए वायदा कारोबार में भी आईसीआईसीआई, डीसीबी, एक्सिस, आईडीबीआई, ये तमाम बैंक्स बेहद मजबूत होते दिख रहे हैं। तो सर ये बताइए कि ये वाकई में क्या इतना बड़ा ट्रिगर है बैंकिंग शेयरों के लिए कि इतनी बड़ी डील और इतनी बड़ी रिकवरी की एक संभावना, तो जो रिएक्शन है वो जस्टिफाइड है? सी अगर आप अनिल जी देखें, बैंक्स को अगर हम 2 बड़े ग्रुप्स में बांट दें, वो बैंक्स जो नॉर्मली कॉर्पोरेट्स को या इंडस्ट्रीज को देते हैं और दूसरे वो बैंक जो ज्यादातर रिटेल को देते हैं। सो लास्ट कई सालों में अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट लेंडर्स जो थे उनमें काफी दबाव था, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ ना आने की वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स का जो इंटरेस्ट भरने का और मूल वापस करने का जो कैपेसिटी थी वो काफी कम हो गई थी। एंड देयरफॉर वी वर सीइंग कि एनपीए प्रॉब्लम जो था उन बैंकों में बहुत बढ़ गया था और उसके चलते उनके प्रॉफिट्स वीक थे, प्लस उनकी बुक वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितने की रिटेल बैंकर्स की थी। ये एक जो डील बड़ी हुई है जो उसका कल अनाउंसमेंट हुआ, आई थिंक दिस इफ इट इज द वे टू लीड कि और बाकी कॉर्पोरेट्स भी इससे सीख लेंगे कि उनको जो ओवर एक्सेस बोरोइंग हो चुकी थी उसको उनको कम करना पड़ेगा, तो इन बैंकों को जिनकी बुक्स काफी प्रेशर में थी उनमें काफी राहत आएगी। एंड दैट इज समथिंग जो इन्वेस्टर्स देखना चाह रहे थे इतने समय से। बिल्कुल, तो साफ तौर पर राहत की बात है बैंक्स के लिए, कर्ज की वसूली होना अच्छी बात होगी। अब देखना होगा कि नतीजों में इस बार ये कितना रिफ्लेक्ट होता है। तो शायद लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये पैसा जो वापस आएगा उससे इनके अर्निंग्स इंप्रूव होंगे, लेकिन आप देखिए अर्निंग सीजन चल रहा है और हेवेल्स एक ऐसा स्टॉक है जो एफएनओ में सबसे कमजोर प्रदर्शन दिखा रहा है। कल इसके नतीजे आने वाले हैं। ये बताइए पूरे अर्निंग सीजन पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या पिछली बार से बेटर होंगी अर्निंग्स या इस बार भी काफी बड़े एक्सीडेंट्स होने वाले हैं? हम लोग अर्निंग्स में काफी दिनों से सोच रहे थे कि एटलीस्ट बड़ी कंपनियों में, निफ्टी कंपनीज में अगर हम सोचें तो काफी एक्सपेक्टेशन था कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आएगी, बट जून क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखी थी। और उसका कारण ये है कि आज बड़ी कंपनियां काफी हद तक हमारे विदेशी बाजारों से बहुत लिंक हो चुकी हैं। तो जैसे कई बड़ी कंपनियों का आधे से ज्यादा कारोबार विदेशी मार्केट से आता है, मगर उसी के सामने अगर आप देखें बहुत सारी छोटी डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उनका बिजनेस काफी रोबस्ट रहा है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रही है। इस क्वार्टर में अगर हम देखें जो आने वाला क्वार्टर है, इस बार अगर आप ध्यान दें दशहरा और दिवाली पिछले साल से जल्दी हो रही है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि इन कंपनीज के नंबर्स इस साल बेटर रहने चाहिए एक्सपेक्टेशन से देन लास्ट ईयर, क्योंकि उनकी जो सेल्स है वो पहले हो चुकी हैं और खर्चे अगर आप देखें इंडियन कॉर्पोरेट्स ने काफी कंप्रेस करके रखे हुए हैं बिकॉज दिन अच्छे नहीं थे अभी तक। सो इसकी वजह से हमें जो प्रॉफिट पे ग्रोथ है वो हमें अच्छी दिखनी चाहिए आने वाले दिनों में। परफेक्ट, तो ये राय है अमित जी के रिसर्च का। ये फायदा है हेमंत की दशहरा दिवाली थोड़ा भी इधर उधर होता है ना, तो किस तरह से रिजल्ट्स वो समझने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और
अपने रिसर्च के बेस पर ये सारी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू। वक्त एक और ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजय दत्त साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेंगे उनसे बाजार का डायरेक्शन इस ब्रेक के बाद। पचपन अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी मैच 5 अंक ऊपर, लेकिन असली एक्शन बैंक निफ्टी में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की मजबूती देखिए हर मिनट के साथ बढ़ रही है। 200 अंकों का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में दिखेगा आपको। 1% ऊपर 19,200 टारगेट आ गए हेमंत ऊपर के आज के। पहला टारगेट 19,200, अब 19,300 की तरफ नजर। बिल्कुल अच्छी मजबूती। और आप देखिए 5 निफ्टी के गेनर्स में 3 तो दरअसल बैंक ही हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं, दिग्गज बैंक। अगर छोटे बैंक के 5% बढ़ जाए तो समझ में आता है। आईसीआईसीआई बैंक जैसा स्टॉक अगर 5% मजबूत हो, इकलौता स्टॉक है देखिए जो 20 अंक कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय निफ्टी की तेजी में। उसके बाद एक्सिस बैंक और एसबीआई, इन तीनों ने कर्ज दे रखा था एसआर ग्रुप को, और कर्ज वापस होने की उम्मीद में ये शेयरों में एक जबरदस्त तेजी है आज के दिन देखने को मिल रही है। और इसी पर एक राय लेते हैं हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजय दत्त साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले मैं आपसे बाजार के गुड मॉर्निंग, थैंक यू जी सर। जो सबसे बड़ी खबर आज की जिसकी वजह से सारे बैंक्स भाग रहे, क्या ये वाकई में बैंकिंग सेक्टर के लिए इतनी बड़ी है कि एक बड़ा ग्रुप जहां से एनपीए रिकवरी की संभावनाएं, डेट रिकवरी की संभावनाएं जो बनती, जो रिएक्शन हो रहा है, क्या लगता है बैंकिंग शेयरों के लिए बड़ा पॉजिटिव है सर? देखिए, अगर इसमें सच्चाई है कि जो एक्सिस, जो एसआर ग्रुप ने एसआर ऑयल का स्टेक बेचा है और एसआर स्टील और बाकी जो डेट्स उनको वापस करने हैं बैंक्स को, उनको वो इन पैसों से अदा करेंगे, तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के लिए तो एक बहुत बड़ा किकर है। बट मेरे हिसाब से अभी इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, बिकॉज कुछ अमाउंट एसआर स्टील का मेरे ख्याल से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भेज दिया गया था, या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास चला गया था, आईसीआईसीआई बैंक का या किसी का। तो ये अभी डिटेल्स आई थिंक क्लैरिटी आएंगी कि वो जो अमाउंट है, जो मेजर अमाउंट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पड़े हैं, किन किन को एक्चुअली पैसा मिलेगा, और एसआर ग्रुप रुइयाज कितना पैसा देंगे, क्या करेंगे, उसकी भी डिटेल जब तक आएंगी नहीं तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन अभी तो इस एक्सपेक्टेशन पे बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं कि ये जो अमाउंट आया है जो कि रशियन ग्रुप से एसआर ऑयल को आया है, वो अमाउंट बैंकिंग सिस्टम में आएगा वापस, बैंकों को लोन वापस अदा किए जाएंगे। अगर ये पूरा अमाउंट आता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत पॉजिटिव है। और इससे एक और एक्सपेक्टेशन बिल्ट हो रही है कि और सब ग्रुप्स में भी ऐसी कोई डील हो सकती है। बिल्कुल, और आज वो होता हुआ दिख रहा है। बड़े बड़े कर्ज वाली जो कंपनियां हैं वहां पर देखिए जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इवन पीएसयू बैंक देखिए, आईडीबीआई बैंक जिन्होंने कर्ज दिया था, बैंक ऑफ इंडिया जिन्होंने कर्ज दिया था, वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। सर आप कह रहे थे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को जो बैंक्स ने अपना कर्ज बेचा है, एडलवाइज का नाम मेरे सामने आया था, एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये कर्ज खरीदा था। क्या उस तरह के स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? हाँ, अगर उन सब के पास कोई डील्स हैं उन्होंने कर्ज जो बैंकों से खरीदा है और अपसाइड उनको मिलेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बल्कि बैंकों से, और उन पे डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो शेयर प्राइस से लिंक्ड हैं, जो मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो लिस्टेड कंपनी से लिंक्ड है। बिल्कुल, एक खबर से काफी स्टॉक्स को और सेक्टर्स को फायदा होता है। सर अब राय बाजार पर लेना चाहता हूं। अच्छी तेजी के बाद ऐसा लग रहा है थोड़ा करेक्शन की तैयारी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं को देखते हुए एक बार प्रॉफिट बुक करके बड़े करेक्शन के इंतजार में निकल जाना चाहिए, या फिर कोई खास डरने की जरूरत नहीं। कैसे देख रहे हैं आप बाजार की आगे की चाल को? देखिए, मेरे ओपिनियन में इन्वेस्टर्स को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये जो अभी मार्केट में करेक्शन दे रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट करेक्शन चल रहा है, जो कि अगर आप देखिए बाकी इमर्जिंग मार्केट्स भी काफी करेक्ट किए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ देम, इंडिया को भी इम्पैक्ट उसका पड़ा है। एंड प्लस इंडिया में एक और चीज है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हो गए थे। 8,900 के आसपास जब इंडेक्स निफ्टी पहुंचा था 8,800,
वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स भी कुछ सिलेक्टिवली थोड़े स्ट्रेच हो गए थे। तो ये उसका एक काइंड ऑफ करेक्शन मोड चल रहा है। एंड अर्निंग्स जब देखेंगे उसके बाद एक्चुअली रियलिटी पता लगेगी कि कहाँ स्टॉक प्राइसेस कहाँ होनी चाहिए। तो अब अर्निंग्स की इंतजार कर रही है मार्केट, एंड अर्निंग्स जैसे फ्लो आउट करेंगी, जैसे अनाउंस होगी और आगे आउटलुक अनाउंस होगी मैनेजमेंट से, आई थिंक उसके साथ साथ इंडिविजुअली स्टॉक्स रीरेट होते रहेंगे। बट इन्वेस्टर्स अगर सही स्टॉक लेके बैठे हैं, सही सेक्टर में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल उनको घबराना नहीं चाहिए। अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट गिर भी जाता है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। उनको अपना 12 to 24 मंथ्स का पर्सपेक्टिव लेके, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लेके अपना बैठे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और अगर कोई कैश है तो अगर मार्केट पैनिक में गिरती है तो कैश वो डिप्लॉय कर सकते हैं। सर एक ये बताइए, आपको कौन सी थीम्स या सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं जहां पर आप इस समय खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं? देखिए, मेरी राय में अभी मुझे मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील, ऑयल कंपनीज, सीमेंट, इन सब में मुझे लगता है कि अच्छी मूवमेंट आएगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक आ रहा है कंपनी से, नंबर्स अच्छे होंगे, ऑफटेक अच्छी है, डिमांड अच्छी है इन सेक्टर्स में। ठीक है, प्राइसिंग पावर इतनी अभी वापस नहीं आ रही जोर की जैसे आनी चाहिए और जैसी तेजी में एक्सपेक्टेड है सेक्टर्स में, बट लेकिन सीमेंट, स्टील, सिलेक्ट ऑयल कंपनीज, ये सब अभी ठीक लग रही है मुझे। और ऑफ कोर्स सिलेक्ट PSU बैंक्स भी देखने लायक लग रहे हैं डेफिनेटली। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को बाजार और तमाम सेक्टर्स पर राय देने के लिए। तो ये है संजय दत्त साहब, जिनकी राय बाजार पर घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत बैंक निफ्टी को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, शानदार मजबूती, लेकिन सेंसिटिविटी थोड़ा ठंडे यार। पहला सौदा में फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आगे का एक्शन प्रियंका संभव लेकर आएंगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।